हम लोगों ने ये सवाल देख लिया क्या कि न खेलब न खेलबे देव। देखा, नोट करेंगे। सवाल इस पे बन सकता है, न खेलब न खेलबे देव। ये पीछे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी इसका प्रयोग किया था, और जब प्रयोग किया तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में इस लाइन को कोट किया गया, इस कहावत को, न खेलब न खेलबे देव खेलबे बिगाड़ दे। नोट करोगे? न खेलब खेलबे देव है कहावत। कौन सी कहावत है, एक बार बोले सारे लोग। खेलबे बिगाड़ दे। न खुद अच्छा काम करेंगे न दूसरे को अच्छा करने देंगे। नोट कर लेंगे। न खुद अच्छा करेंगे न दूसरे को अच्छा करने देंगे। ध्यान देना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ संगठन ऐसे होते हैं, कुछ दल ऐसे होते हैं, और कुछ देश भी ऐसे हो सकते हैं जो यह काम करे। कौन से लोग ऐसा काम कर सकते हैं? कोई इंडिविजुअल्स हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कभी कभी देश भी। जो स्वयं अच्छा नहीं करेंगे, खुद भी अच्छा नहीं करेंगे, और दूसरा कोई अच्छा कर रहा है तो उसमें भी बाधा डालेंगे। न खुद खेलेंगे न दूसरे को खेलने देंगे, बल्कि खेल में ही बाधा डाल देंगे। संदर्भ क्या है इसका? वास्तविक अर्थ क्या है, रियल मीनिंग? कि खुद अच्छा नहीं करेंगे, और कोई यदि अच्छा व्यक्ति कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे? बाधा डालेंगे, या उसका मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। ये जो बात है अभी रिसेंटली ये खूब चर्चा में रही, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया। उन्होंने विपक्षी दलों पे आक्षेप किया कि विपक्षी दलों को प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। नोट करो शब्द को, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी अच्छा योजना बनाती है, कोई भी नीति बनाती है, तो विपक्षी दलों को भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई कमी रह गई है तो आलोचना करो, मगर अच्छी योजनाओं का भी विरोध करने का कोई औचित्य, उसका उपहास उड़ाने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, बोलो, तो ये अभियान पूरे देश के लिए अच्छी चीज है। अब विपक्षी दल चाहे जितना अच्छा अभियान हो उसमें भी मीन मेख निकालेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ ना चाहेंगे कि इसमें अलंगा पड़ जाए। तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि आप प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कीजिए। खुद अच्छा करते नहीं है, और कोई अगर सरकार कुछ अच्छा कर दे तो उसमें भी बाधा। तो शब्द का इस्तेमाल करोगे, कौन सी पॉलिटिक्स? बोलो कौन सी पॉलिटिक्स? तो ये इस दृष्टांत से भी शुरुआत कर सकते हो कि कई बार विपक्षी दल विरोध के नाम पे, आप ये नहीं लिखोगे बीजेपी और ये सब पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे। अब बताओगे कई बार विपक्षी दल विरोध के नाम पे सरकार द्वारा शुरू की गई अच्छी नीतियों और योजनाओं का भी विरोध करते हैं। अच्छे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसको भी ऑपोजिशन वाले विरोध करते हैं, क्योंकि वो हर एक मुद्दे पे सरकार को घेरना है। तो ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है। ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। सरकार यदि कुछ गलत कर रही है तो आलोचना भी हो, और अच्छा कर रही है तो उसको सपोर्ट भी हो। तो इस एक घटनाक्रम पे एक पैराग्राफ निकाल सकते हो। नेट पे इस इंसिडेंट जो इंसिडेंट्स हुआ था, जो ये घटना बताया गया था उन्होंने,
खूब अवेलेबल है मैटर। उस दिन के पेपरों में खूब छपा था, न खेलब न खेलवे दे। और प्रधानमंत्री के द्वारा इसका यूज किया गया भोजपुरी कहावत है। कौन सी कहावत है? जो अक्सर कही और बोली जाती है और व्यंग के रूप में बोली जाती है, सरकास्टिक वे में बोली जाती है। ये सोनो, आप इसका संदर्भ देखोगे तो कई क्षेत्रों में जा सकता है। अब देखो, जॉर्ज सोरोस पे ये आक्षेप लगा हुआ है कि वो कई जगहों पे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, किसी और को, किसी बाधा डालने का काम करते रहे हैं। भारत में भी देखोगे कई ऐसे एनजीओज रहे हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों एनजीओज को बैन किया है। किसको? तो बोलो, किसको बैन किया है? कई बार या पर्यावरण रक्षा के नाम पे जो विकासात्मक गतिविधियां उसमें बाधा डालते हैं। बोलो, कई बार ये लोगों को जाकर उकसा देंगे कि यहाँ उद्योग बढ़ लगने वाला है, खुद तो उद्योग नहीं लगा रहे हैं, खुद ज्यादा पर्यावरण की रक्षा का प्रयास नहीं कर रहे हैं, मगर उसके नाम पे ये पूरी विकास प्रक्रिया को बाधित करते हैं। कौन से लोग? सभी एनजीओज नहीं, मगर एनजीओज के बारे में जो रिपोर्ट आई, ये किसके नाम पे? ह्यूमन राइट्स के नाम पे। बोलो, और पर्यावरण इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पे कई बार डेवलपमेंट प्रोग्राम को बाधित कर देते हैं। नोट कर लोगे, विकासात्मक गतिविधियों में बाधा डालते हैं मानवाधिकार रक्षा और पर्यावरण के नाम पे। मानवाधिकार रक्षा, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स के आधार बेस पे इसको ग्राउंड बना लेते हैं और ग्राउंड पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज का विरोध करते हैं। खुद तो अच्छा नहीं करते हैं बहुत, और कुछ एक्टिविटीज चल रही है उसको भी क्या करते हैं, इनके बारे में भी कर सकते हैं। न खेलते हैं, न खेलब न बल्कि खेलवे। अब देखो, जो पश्चिम बंगाल में जो सिंदूर, कौन सा जिला था, सिंगूर जिला, जहां पे टाटा का प्लांट लगने वाला था, लोग विरोध कराया गया। नैनो का प्रोजेक्ट था, बेसिकली प्लांट में विरोध किया गया। एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, टाटा का प्रोग्राम था, लोगों को नौकरी भी मिलती। तो बोले ये सोनो, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग ले जाकर प्रोजेक्ट वहां पे लगा दिए। कौन सा जिला था? अरे, पश्चिम बंगाल, सिंगूर जिला था। उस जिले में क्या हुआ? टाटा का प्रोग्राम लगने वाला था, कई एनजीओज पहुंच गए। वहां के लोगों की स्थिति बदली? बिल्कुल नहीं बदली। वहां जाता तो टाटा का अगर कारखाना लगता तो विकासात्मक गतिविधियां होती, लोगों को नौकरी मिलती, जीवन स्तर बढ़ता। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि न खेलब न तुम्हारी स्थिति को हम बेहतर बनाएंगे, और न कोई अगर आएगा बेहतर बनाने के लिए उसको बनने देंगे। तो ये भी है कि विकास के नाम पर, ये पर्यावरण रक्षा के नाम पर या सामाजिक न्याय के नाम पर कई बार विकासात्मक गतिविधियों को कई सारे संगठन विरोध करते हैं। और वैसी स्थिति में भी कहना पड़ता है न खेलब। बोलो, आप देखोगे एक पैराग्राफ इस पे निकाल सकते हो, एक पैराग्राफ निकाल सकते हो जो राजनीति में आपने शब्द सुना होगा, वोट कटवा उम्मीदवार। कौन से उम्मीदवार? न खुद जीतते हैं न दूसरे को, बोलो, कुछ ऐसा पाल लेंगे कि जो जीतने वाला वो हार जाएगा, खुद जीतेगा नहीं, दूसरे को जीतने भी। नोट कर लोगे, वोट कटवा उम्मीदवार। वोट कटवा, और लाया ही जाता है, न खुद जीतेगा न दूसरे को, लिख लो, न खुद जीतना। राजनीति के क्षेत्र में चुनाव के दरमियान अक्सर ये खबरें आती हैं कि डमी उम्मीदवार को उतारा गया ताकि वह विपक्षी लोगों, जो संभावित दावेदार है, उसके वोटों को है ध्रुवीकरण। सब लिख सकते हो, एक पैराग्राफ लिखोगे। समझ में आया? इस पे एक पैराग्राफ निकाल सकते हो। किस मुद्दे पे? कि जानबूझ के खुद जीतेगा नहीं
और जिसके जीतने की संभावना है उसको भी डुबा देगा। न खुद खेलेगा, न सामने वाले को खेलने, न जीतेगा न सामने वाले को जीतने। होता है। एक पैराग्राफ लिखोगे किसके ऊपर? आप जीवन में देखोगे कई लोग जो सफाई अभियान में लगे हुए हैं, पर्यावरण की रक्षा में लगे हुए हैं, तो कई लोग समाज में उन्हें उपहास करते हैं, खुद सफाई नहीं करते हैं, और कोई करने वाला है तो उसको बाधा डालेंगे, उसके ऊपर उपहास करेंगे। ये कौन सी स्थिति को दर्शाता है? न खेलब, बोलो, न खेलब खेले देव, बल्कि खिलवे बिगाड़ दे। तो ये कब होता है? जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसका भी लोग विरोध करते हैं। बोलो ये स्वर्णो। आप देखोगे कई बार ऐसी स्थिति, ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखोगे, कई लोगों की स्थिति है कि खुद अपने बच्चों को बहुत अच्छा नहीं बनाए हुए हैं, लगता है बिगड़ा हुआ है, तो अगल बगल वाले के भी बच्चों को क्या करते हैं, दिखती है ऐसी स्थिति। तो बोलो, ऐसा नहीं कि समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, खुद अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, औरों के बच्चों को भी क्या चाहेंगे, बिगड़ जाए, उसकी आदत गलत डेवलप हो जाए। तो कई बार समाज में ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो खुद अच्छा नहीं करते और ईर्ष्या और जलनवश इतनी जेलसी रहती है कि सामने वाले के भी चीजों को खराब कर देते हैं। क्या है ये? न खेलब, न खेलब। पाकिस्तान की भी यही दशा है। वो भारत की इंटीमेसी टाइप का रवैया रखता है कि हम नहीं तो तुम भी नहीं। ये सुनो, पाकिस्तान का रवैया कई संदर्भों में ऐसा रहता है। खुद तो यूएन में मेंबर बन नहीं सकता है, और भारत जब बनने का प्रयास करता है तो क्या करता है? अरे बोलो ये सुनो, क्या करता है? विरोध का स्वर उठाने लगता है। करता है कि नहीं करता है? तो पाकिस्तान की दशा पे एक पैराग्राफ, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। यूएन पाकिस्तान पे 2 पैराग्राफ नोट कर लो। पाकिस्तान पे कितना पैराग्राफ? 2 पैराग्राफ। देखो देखो ये सब जो निबंध हैं, इनका कोई कंटेंट, मीनिंगफुल कंटेंट अवेलेबल नहीं है। आपको सिर्फ 2 लाइन पता है जिसका अर्थ एकदम स्पष्ट है कि खुद भी अच्छा नहीं करना और कोई अच्छा कर रहा है तो उसमें बाधा डालना। बोलो ये सुनो। अब आप इसको सोच सोच के एक्सप्लेन करो, एक्सटेंशन दे रहे हो। ये सब आपका अपना क्रिएशन हो रहा है, आप क्रिएट कर रहे हो कंटेंट को, सामग्री आप नया नया बना रहे हो। तो आतंकवाद पे, खुद आतंकवाद को रोकता नहीं है और दूसरे देशों में क्या करता है, बढ़ावा दे देगा। बोलो न खेलब, खुद भुगत रहा है, जो तो को कांटा बुए काहे बुए तो फूल। रोपा था आतंकवाद को, खुद अभी ग्रसित हो रहा है। कौन? पाकिस्तान। तो इन चीजों को दिखा सकते हो। न खेलब, पाकिस्तान की दशा पे 2 पैराग्राफ दिखाओ, आतंकवाद पे दिखाओ, यूएन पे दिखा सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? बोलो, दिखा सकते हो कि जब भी भारत का दावेदारी पेश करने की बात आती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, सबसे बड़ा विरोध कौन करता है? बोलो, पाकिस्तान विरोध करना शुरू करता है। चाइना भी है, मगर पाकिस्तान सबसे खुल्लम खुल्ला आ जाता है, चाइना साइलेंटली कर लेता है। हम चाहते हैं कि फलाने को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए, चाइना उस पर वीटो लगा देगा। बोलो, चाइना का कम से कम ये रहता है, खुद तो अपने देश में पनपने नहीं देता है, दूसरे देश में पनपने देता है। पाकिस्तान की दशा क्या है? अपने भी पनपने देता है और दूसरों में भी, ना अपने रोकता है और दूसरा रोकने का प्रयास करता है, तो उसमें तो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा सेट करता है। न खुद खेलता है, यानी न अच्छा काम करता है, न दूसरे को अच्छा काम, बल्कि बाधा डालता है। तो बोलो ये सुनो, आप इस तरीके से सोच सोच के इसको विस्तार दे सकते हो। कौन से निबंध को? बोलो कौन से निबंध को इसको कर सकते हो? क्लियर? वो सिंगूर जिले में था, टाटा का प्लांट लगने वाला था। कहां पे? सिंगूर में। सिंगूर में कहां पे विरोध हुआ, वहां की स्थिति बदली क्या?
टाटा ने उठा के पूरा शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह, ले गया जहां फैसिलिटी मिलेगी, विरोध करते रहो। उस समय भी आया कि न खेलब न बोलो। तो कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं। और ये बताओ, न खेलब न खेलबे देबे, ये कौन सी मनोवृत्ति को दर्शाता है? बोलो कौन सी मनोवृत्ति को? एक तो ईर्ष्या को दर्शाता है, जेलसी को दर्शाएगा, स्वार्थी प्रवृत्ति को दर्शाएगा, नोट कर लोगे, स्वार्थी प्रवृत्ति सेल्फिश टेंडेंसी को दर्शाएगा, ईर्ष्या को दर्शाएगा, ईर्ष्या और डाह को दर्शाएगा, द्वेष को दर्शाएगा, द्वेष जो हम बोलते हैं द्वेष है, वैमनस्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वैमनस्य को दर्शाता है। जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण? निराशावादी दृष्टिकोण को। ये जो एक होता है सृजनात्मक होता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच को दर्शाता है। नोट करोगे कौन सा अप्रोच? डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। बोलो कौन सा अप्रोच? ये आप बोल सकते, नकारात्मक प्रवृत्ति बोल सकते हो, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति ऐसा बोल सकते हो। ये निराशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो आप ये ध्यान रखो कि जिसे न खेलब न खेलबे दे, ये बेसिकली एक तरीके से सामने वाले को झकझोरता है, व्यंग करता है कि अच्छा काम करो जीवन में, खुद भी अच्छा करो और दूसरों को भी अच्छा करने दो। ये सुनो। और कौन से लोग ऐसा काम करते हैं? तो ये निकृष्ट जो मानसिकता हो, बोलो, जो निराशावादी हो, जिसके अंदर जो बिल्कुल स्वार्थी हो, कोई कुछ नहीं चाहता है कि सामने अच्छा हो जाए, वह व्यक्ति सामान्यतः ऐसी टेंडेंसी रखता है। न खेलब, यह व्यंग के रूप में कही गई युक्ति है। ये हमें सीख देती है वास्तव में कि हमें खुद भी अच्छा काम करना चाहिए और दूसरों को भी अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित, सपोर्ट करना चाहिए। ये सुनो, सीख मिलती है कि नहीं? सारे लोग बोलो, सीख मिलती है कि नहीं? अगर सारे लोग खुद अच्छा ना करें और दूसरों को भी अच्छा न करने दें तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा, समाज का विकास रुक जाएगा। ये भी एक पैराग्राफ लिखोगे। एक तो लिखोगे न खेलब न खेलबे देव, ये कौन से आदमी का टेम्परामेंट है? वो आदमी कैसा है? ऐसा है। बता दिए 7-8 क्वालिटी। बोलो ये सुनो। और अगर ये टेंडेंसी रही न खेलब न खेलबे, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? परिणाम बताओ, क्या परिणाम होगा? बोलो परिणाम क्या होगा? समाज का डेवलपमेंट रुक जाएगा। बोलो ये सुनो, समाज की व्यवस्था भंग हो जाएगी, शांति और व्यवस्था क्या होगी? भंग हो जाएगी। समाज समान, जब प्रस्तावना को उठा लो, प्रस्तावना में उल्लिखित समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता पे भी प्रहार होगा। ये सुनो। और कुल मिलाकर गुड गवर्नेंस की अवधारणा, गुड गवर्नेंस और इथिकल गवर्नेंस की अवधारणा पर भी बाधा आएगी। अगर खुद ही ऐसा किसी में टेंडेंसी आ जाए तो गुड गवर्नेंस की स्थापना, एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं हो पाएगी। नेगेटिव ही रिजल्ट होगा ना। तो थोड़ा नेगेटिव घुमा दो कि यदि न खेलब न खेलबे देव, ये किस टाइप के लोगों की टेंडेंसी होती है? तो बता दिया, ऐसे लोगों में टेंडेंसी होती है। अगर ये टेम्परामेंट बना हुआ है न खेलब न खेले, तो क्या होगा रिजल्ट? वो रिजल्ट बता दोगे एक पैराग्राफ में। ये सब एनालिसिस केवल शब्दों से खेल रहे हो, उसको विस्तार दे रहे हो। इसको दूर करने के लिए क्या करोगे? लोगों में आशावाद का संचार करना होगा। बोलो क्या संचार करना होगा? कंस्ट्रक्टिव बनाना होगा। हमें उन्हें मूल्यों से युक्त करना पड़ेगा। हम उनको लिख सकते हैं, हमें उनकी अभिवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो क्या करना पड़ेगा? एटीट्यूड चेंज। अब इसमें महात्मा गांधी को भी डाल सकते हो, हृदय परिवर्तन कराना पड़ेगा। महात्मा गांधी पे एक पैराग्राफ, कितना पैराग्राफ? महात्मा गांधी क्या करते थे?
सामने वाला कोई अत्याचारी है, गलत काम कर रहा है, सता रहा है, उसका हृदय परिवर्तन करा दिए। अब वो खुद भी अच्छा करता है, दूसरों को भी अच्छा के लिए प्रमोट करता है। तो गांधी का हृदय परिवर्तन पे एक पैराग्राफ, एटीट्यूड चेंज पे लिख दोगे। किस पे? एटीट्यूड चेंज। अगर किसी का ये टेम्परामेंट एटीट्यूड है, न खेलेंगे न खेलने, तो उसके लिए बेस्ट उपाय है एटीट्यूड चेंज। कौन सा चेंज करोगे? और एटीट्यूड चेंज हम लॉ के द्वारा भी कर सकते हैं, सत्याग्रह के भी द्वारा कर सकते हैं, और परसुएशन के द्वारा भी कर सकते हैं। परसुएशन, यू विल यूज द टर्म परसुएशन। अनुनय के द्वारा, सत्याग्रह आदि के द्वारा, बोलो, नियम और कानून आदि के द्वारा हम सामने के निगेटिव एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। अभी जॉर्ज सोरोस के बारे में आजकल में रिपोर्ट आई है कि जितनी भारत में अभी बीच बीच में आंदोलन हुए हैं, सब में फंडिंग किसकी हुई थी? यानी खुद अच्छा तो करता नहीं है, जहां कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है उसमें बाधा डालना। जॉर्ज सोरोस के बारे में ये चीजें उभरी हैं, अभी तुरंत उभरी हैं, अभी रिपोर्ट आई है। अब देखो, वेरीफाई हो जाए तो आराम से लिख सकते हो। ये निगेटिव कई लोगों का जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। बोलो ये सुनो, बोलो। कोई आगे बढ़ना देख, कोई आगे बढ़ रहा है उसको खींच के नीचे ला देगा, खुद आगे नहीं बढ़ेगा, और दूसरा यदि आगे बढ़ रहा है तो उसकी आगे बढ़ने में बाधा डालेगा। बोलो। जैसे आप इसमें ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले पे एक पैराग्राफ लिख सकते हो, लिख लो। स्ट्राइक किया सावित्रीबाई फूले, एक पैराग्राफ निकाल सकते हो। केवल शब्द याद आया ना तो एक पैराग्राफ निकलेगा। किस पे? सावित्रीबाई फूले बहुत अच्छा काम कर रही थी महिलाओं के लिए पढ़ाने का। बोलो। लगातार अच्छा काम कर रही थी, मगर जो लोग थे खुद तो प्रमोट नहीं कर रहे थे महिलाओं को, और कोई यदि महिलाओं को शिक्षित और जागरूक कर रहा है, इंपावर कर रहा है, तो उसमें बाधा डाल रहे थे। वो कौन से लोग थे? वो इसी भावना से प्रेरित थे, न खेलब, न हम महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन करेंगे, और कोई कर रहा है तो उसमें भी एक पैराग्राफ किस पे निकाल दोगे? ज्योतिबा फूले पे, सावित्रीबाई फूले पे। बोलो। लिख सकते हो महात्मा गांधी पे, जो हृदय परिवर्तन कराते हैं अत्याचारी का, शोषक का। हम ऐसा करके पूरा कर सकते हैं। आप थोड़ा सा 10 मिनट आराम से सोचोगे ना, आपको 5-7 पॉइंट आप खुद जनरेट कर लोगे। और यही तरीका है ऐसे निबंधों को लिखने का। कहीं पे कोई कंटेंट है नहीं, आप मौलिकता के साथ लिखे जा रहे हो। और ऐसे निबंधों में इसलिए जरा भी ठीक से लिख दोगे तो 60% प्लस की मार्किंग होगी। 60 से शुरुआत होगी कि आपने इतनी चीजों को क्रिएट कर दिया। और वो सब शब्द भी इस्तेमाल करोगे, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। विरोध करना है, गलत काम हो रहा है तो विरोध करो, अच्छे कामों में हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना, तभी एक सशक्त भारत और भारत की स्थापना होगी, और स्वस्थ लोकतंत्र का रास्ता प्रशस्त होगा, हेल्दी डेमोक्रेसी बनेगी। ये स्वर्णो, बोलो ये स्वर्णो। इसको प्रस्तावना से जोड़कर एक पेज निकाल सकते हो। अगर न खेलब न खेलवे देव अगर बन रहा है, इसका मतलब समानता नहीं हो रही है, अन्याय हो रहा है। बोलो ये स्वर्णो। तो आप प्रस्तावना से जोड़कर एक पैराग्राफ लिख लेना, प्रेम्बल से जोड़कर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। किसने? ब्रिटिश ने जितना काम किया है उसका मूल उद्देश्य अपना ही था। बैठ जाओ। कुछ चीजों को जब देख लिया कि माहौल बन गया है, राजा राम मोहन राय ने एफर्ट करके एक माहौल बना दिया, और जब लग गया कि ठीक है इसको हटाया जा सकता है, तब हटाया है, ऐसे नहीं हटाया। ध्यान रखना, उन लोगों ने बहुत सारे विकासात्मक गतिविधि की, उनके द्वारा बनाए गए पुल आज भी काम करते हैं। तो वो पुल ऐसा नहीं था उनका कि देश का विकास करना, उनका मूल उद्देश्य था आवागमन, माल इधर से उधर आराम से हो जाए। वो बेसिकली मूल उद्देश्य तो अपना ही था,
मगर अपने हित के क्रम में उन्होंने देश का भी हित किया। 1947 के बाद बने हुए कितने पुल ढह गए, बोलो। आज भी कई पुल उनके द्वारा बनाए गए, तो एटलीस्ट जो काम किया था वो गलत काम नहीं किया था, है? रातों रात गया, बोलो। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पुल अभी भी हैं। अरे बोलो, ये तो पुल बनाने वाले को सोचना चाहिए कि अंग्रेजों के पुल अभी भी बने, काम कर रहे हैं कई जगहों पर। अभी कोइलवर का पुल देख लो, अभी भी तो है ना। ये कब का है? नजदीकी है तो। ये भी अंग्रेजों के जमाने का ही है। कब का है? स्वतंत्रता के बाद का है कि अंग्रेजों के जमाने का है? देख लोगे कौन सा ईस्वी सन में बना है, मुझे पता नहीं। इज इट क्लियर? कर सकते हो? नेक्स्ट। किससे? भारत की विदेश कैसे जोड़ोगे? पंचशील से। पंचशील से जोड़ सकते हो कि भारत का, बैठ जाओ। आप ये बोल सकते हो भारत चाहता है कि तुम भी खेलो, तुम भी आगे बढ़ो। और तो पंचशील में ये जो है ना, न खेलम न खेलवे देव, पंचशील की अवधारणा इसका विरोध करती है, इस वाले लाइन का। तो इसके अपोजिट में जाओगे तो पंचशील दिखा सकते हो। भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? पंचशील है। पंचशील का मतलब 5 प्रकार के नैतिक आचरण। पंचशील किसका है? पंचशील का मूल सिद्धांत कहां से आ रहा है? पंचशील जो है, ये ध्यान रखना, ये पंच का मतलब होता है 5, और शील का मतलब होता है नैतिक आचरण, इथिकल कंडक्ट। कैसा आचरण? अरे बोलो, कैसा आचरण? ये पंचशील है, बेसिकली लिया गया है कहां से? बोलो कहां से? बौद्ध परंपरा से। कहां से लिया गया? बौद्धों में पंचशील की अवधारणा है। कहां पे है? पंचशील का मतलब फिर से बोलो। 5 काइंड्स ऑफ इथिकल कंडक्ट। बोलो, पंचशील कहां पे? बुद्ध में कि जैन में? बौद्ध में। पहले इसको देख लो, फिर वसुधैव कुटुंबकम देख लेना। तो बुद्ध का जो पंचशील है वह व्यक्ति के आचरण से संबंधित है। किससे? व्यक्ति के आचरण के 5 नियम हैं। व्यक्ति को 5 प्रकार का आचरण करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलो, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी। ये किसका पंचशील है? अरे बोलो, किसका पंचशील है? तो मनुष्य को कौन सा आचरण करना चाहिए? तो 5 प्रकार का आचरण। किसको? और बुद्ध, नेहरू ने क्या कहा कि राष्ट्र को 5 प्रकार का आचरण करना चाहिए। किसको? तो बुद्ध का पंचशील व्यक्ति के आचरण के नियमन से, लिख लो। बुद्ध का पंचशील व्यक्ति के आचरण के नियमन से संबंधित है। बुद्धिज्म का जो पंचशील है, टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। बुद्धाज पंचशील, टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ, मानव के आचरण को रेगुलेट करता है। और नेहरू का पंचशील टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ नेशंस। नोट करोगे, टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ नेशंस। इसके लिए राष्ट्र को 5 प्रकार का आचरण करना चाहिए। उसमें यह भी है कि एक दूसरे पर अटैक मत करो, कोई पीस एंड को एग्जिस्टेंस रखो, इंटरनल मामले में हस्तक्षेप मत करो। ये 5 प्रकार का इथिकल कंडक्ट है जो राष्ट्र को करना चाहिए। ये पंचशील तो याद कर लेना, कहीं मौका मिल सकता है नेहरू का पंचशील लिखने का। वर्तमान समय में पूरे विश्व में युद्धों की स्थिति बढ़ रही है, और ऐसी स्थिति में नेहरू का जो पंचशील है वो रिलेवेंट है। पंचशील का यदि पालन किया जाए, 5 काइंड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर नेशंस, तो पीस और हैप्पीनेस हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में।
जो देशों के बीच संघर्ष हो रहा है उसको रोक सकते हो। तो पंचशील को याद कर लेना। क्या क्या है, एक दूसरे पे अटैक नहीं करना है, इंटरफेरेंस नहीं करना है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखना है, और एकता और इंटीग्रिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट देना है, और जो जो संसाधन है ना उसको मिलजुल कर उपयोग करना है, ये ध्यान देना। क्लियर? बोलो क्लियर। नेहरू का पंचशील याद कर लोगे तो ये ऐसा हम लोग देख सकते हैं। हो गया? बोलो हो गया। नीचे थोड़ा जगह छोड़ देना, कुछ और भी बातें। देखो जितना पॉसिबल हो सकता है ना कनेक्ट करते जाओ, और कनेक्ट कनेक्ट कर लोगे। अगर मीनिंग क्लियर है ना कि ये जो न खेलब न खेलवे देव, तो आप इसको कनेक्ट कर करके लिख सकते हो। समझ में आया? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये कर लिया क्या? धोबी का कुक्कुर न घर का, कर लिया? ओके कर लिया। अब नोट कर लोगे नया में, अब पुरानी चीजों को देख लिया। चिड़ई के जान जाए और लइका के खिलौना। चिड़ई के जान जाए और लइका के खिलौना। समझ में आया? अरे बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? मत ध्यान दो, मत ध्यान दो, मैं पंखे पे ही ध्यान है। ये फैन ऑफ कर दो इसको। ठीक है। चिड़ई के जान जाए और लड़का के, मतलब अपनी क्षणिक खुशी के लिए दूसरों को ज्यादा कष्ट दे देना। नोट करोगे? अपनी क्षणिक खुशी के लिए दूसरों के कष्ट को नजरअंदाज करना। अपनी खुशी कम नहीं होनी, दूसरा इतना कष्ट में आ जाए तो आ जाए प्रॉब्लम में। चिड़ई के जान जाए और लड़का के खिलौना। अपनी क्षणिक खुशी के लिए, अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए क्या चीज, क्या हुआ है? बंद करना है? बंद कर दो इसको ना, ठीक है। ये भी मौसम चेंज हो रहा है, सेंसिटिव ये दौर में तुरंत में कठिनाई पैदा हो सकती है, सतर्क नहीं हो तो। लिख लिया? क्या लिखा? अपनी क्षणिक खुशी के लिए दूसरों के कष्ट को नजरअंदाज करना। मीनिंग समझ में आ जाएगा ना, फिर तो जोल जोल के लंबा खींच सकते हो। सबसे पहला जरूरत क्या है? मीनिंग समझ में आ जाए। बोलो। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल देख लो, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए पैसा आ रहा है, आ रहा है पैसा, और जिस अधिकारी के पास आ रहा है, कई बार ऐसा देखा जाता है, आया है किसके लिए? गरीबों के लिए, पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं। और पता चला उसमें से अपने अंश को कि मेरा इसमें कैसे मिलेगा, और नहीं मिल रहा है तो सिस्टम को ही करप्ट करो। भाई ना खेलब ना, अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरे को भी नहीं लेने दूंगा, या सब लोग मिलके बांट के खाओ। तो इसमें होता है कि अपना मिलना चाहिए, भले दूसरा इतना कष्ट में आ जाए। कई लोगों को देखोगे कि अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा कष्ट उठा ले तो सामने वाले की एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाए। जिंदगी में देखोगे बहुतों की दशा ये है कि छोटा भी, थोड़ा भी पेन नहीं लेगा, भले ही सामने वाला इतना दर्द झेल ले, अपने को थोड़ा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, अपने आनंद में कमी नहीं होनी चाहिए। कई सारे अधिकारियों को कभी कभी कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल से भी लिख सकते हो, कभी कभी कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर दूर से आया है शहर में अपना काम लेके किसी डिपार्टमेंट में, सरकारी विभाग में, ये सौड़ो, और जो अधिकारी है मान लो कि टाइम हो गया है,
अगर 2 मिनट समय दे दे तो उसका 20 किलोमीटर का आना जाना, हो सकता है साइकिल से आया हो, धूप में चला गया, उसका एक छोटा सा काम हो, अगर ये थोड़ा सा अपने को 2 मिनट के लिए ज्यादा टाइम दे दें तो उसका कष्ट का निवारण हो जाए। मगर अपने को खाना छूटना नहीं चाहिए, आधे मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, 1 मिनट पहले से पैकिंग हो जाना चाहिए, अपनी खुशी पे कोई असर नहीं जाना चाहिए, भले सामने वाला इतना दर्द में आ जाए तो आ जाए। तो उसका आप घंटों समय बर्बाद कर दिए। बोलो, केवल किसके लिए? अपनी क्षणिक खुशी के लिए। बोलो, जो अच्छे अधिकारी होते हैं अपनी खुशी को कम करके अपने को थोड़ा कष्ट में डालकर भी दूसरों का निदान करते हैं। मान लो आप खाना खाने बैठे हो और तुरंत खबर आ गई है कि यहाँ पे बड़ा सा दंगा हो सकता है। बोलो, हो सकता है कि आप कोई अच्छे से काम में इन्वॉल्व हो, घर पे हो, टीवी देख रहे हो, बड़ा अच्छा सा सीन चल रहा है और खबर आई कि दंगा हो गया यहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई है, तो एक तो आप कहोगे दंगा वाले पहले हो जाने तो बाद में पहुंचूंगा, अरे पहले भोजन यहाँ सामने रखा हुआ है, इतना बढ़िया सिनेमा का दृश्य चल रहा है, पहले देख लेते हैं तब जाएंगे। तो यही सब हुआ ना कि चिड़ई के जान जाए और लड़का के, आप अपनी क्षणिक खुशी को पूरा करने के चक्कर में दूसरों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने दे रहे हो। बोलो, अगर अधिकारी थोड़ा सा मेहनत अधिक कर ले तो दूसरों को बहुत ज्यादा खुशी मिल सकती है कि नहीं? दूसरे के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। कौन? इसलिए अच्छे अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत अपने को कष्ट सह के भी दूसरे की बड़ी बड़ी समस्याओं का क्या करते हैं। कई बार तो अधिकारी 5-10 किलोमीटर पैदल चल जाएंगे, गांव जाना है और गांव में कोई समस्या आ गई है, बड़ी समस्या है, कई कहेंगे अरे पैदल क्यों जाएंगे हम, 2 दिन के बाद गाड़ी आएगी तब जाएंगे, तब तक वो 2 दिन झेल रहे हैं। और कोई अधिकारी होगा, पता चलता है कि पैदल ही निकल गया है 10 किलोमीटर, थोड़ा कष्ट सह लिया। बोलो, और हजारों ग्रामीण वासियों की समस्या का समाधान। बोलो, तो ये जो अवधारणा है ना, लड़की के जान, ये चिड़ई के जान जाए, अरे भोजपुरी कहावत है, चिड़ई के जान जाए और दही का खिलौना, आज समझ में आना चाहिए। मेरी भी भोजपुरी ठीक ठीक ही है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जो भोजपुरी भी, ये अलग बात है कि नई पीढ़ी भोजपुरी बोलती नहीं है, मगर अपने को भी भोजपुरी में बोल सकता हूँ, कोई कठिनाई नहीं है। मेरा भी बर्थ प्लेस बिहारी है। ये अलग बात है कि लगभग कितने 34 साल से लगभग दिल्ली में हूँ। 34 साल बहुत होता है, 34-35 साल से कहाँ पे हूँ, दिल्ली में हूँ, मगर बर्थ प्लेस तो बिहारी है ना। वो भाषा और अपनी बोली कैसे बोल सकता है, वो संदर्भ तो रहेगा ही रहेगा। तो अवसर विशेष पे अभी भी वही बात बोली जाती है। ये अलग बात है कि बच्चों से और नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं बोलती है, अब क्लियर है, भोजपुरी नहीं बोलती है। अरे बोलो, बोलो ये स्वर्णो, क्या लिख लिया? चिड़ई के जान जाए, और ये बोलो चिड़ई के जान जाए, और इसमें है लड़का के खिलौना। अगर ये स्थिति है तो ये किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है व्यक्ति की स्वार्थवादी प्रवृत्ति को। किसको दर्शाता है? लिख लो, अगर ये है कहावत तो ये कौन से लोगों को दर्शाता है? स्वार्थवादी प्रवृत्ति वाले लोगों को, असंवेदनशील व्यक्ति को, जिसको संवेदना मर गई है। लिख लो, इनसेंसिटिव है, उसको दर्शाता है। ये परानुभूति की कमी को दर्शाता है, लैक ऑफ एम्पैथी एंड सिंपैथी, लैक ऑफ लव एंड कंपैशन। ये परानुभूति की कमी को दर्शाता है, प्रेम और करुणा की कमी को दर्शाता है। ये स्वर्णो, अगर है चिड़ई के जान जा और लड़का खिलौना, किसको दर्शाएगा? कि सामने वाले में दूसरे के दुख दर्द को समझने की योग्यता नहीं है, असंवेदनशील व्यक्ति है। बोलो,
स्वार्थी व्यक्ति है, हमेशा अपने हित को वरीयता देता है। बोलो। और आप जा रहे हो कौन सी सेवा में? लोक सेवा में। तो लोक सेवा आपका प्रधान उद्देश्य होना चाहिए, बिहार लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। आप क्या बनने जा रहे हो? लोक सेवक। तो आपको इस अवधारणा को प्रहार करना पड़ेगा, इस अवधारणा के विपरीत काम करना पड़ेगा। ये सुनो, कौन सी अवधारणा? चिड़ै के जान जाए। और आप अगर थोड़ा सा भी कष्ट सह के भी जनमानस के समस्याओं को साकार से दूर करते हो, इसका मतलब आप अच्छे लोक सेवक हो। अच्छा लोक सेवक कौन? अच्छा लोक सेवक कौन? कि जो चाहता हो कि लोगों की समस्याएं, ऐसा नहीं कि अपनी क्षणिक खुशी के लिए लोगों को समस्या में डाल दे, अपनी क्षणिक खुशी के लिए लोगों का हक मार ले कि मुझे इतना तो मिलना चाहिए, मेरा मकान बन रहा है, मुझे रिजॉर्ट खरीदना है। बहुतों की दशा है कि नहीं है? अरे बोलो यस और नो। उनके लिए 10,000 कुछ नहीं है। 10,000 का घूस चाहिए, 10,000 से हो सकता है 10 फैमिली की स्थिति पे असर चला जाए। संभव है कि नहीं? उनका बड़ा कल्याण हो जाए। बोलो। तो लोग अपनी क्षणिक खुशी के लिए, क्षणिक खुशी के लिए दूसरे को बड़ा सा दुख दे देते हैं। उसी के संदर्भ में कहा गया है, क्या कहा गया है? चिड़ै के, अब लिख लेना, व्यक्तिगत हित के लिए सामाजिक हित पर प्रहार करना। व्यक्तिगत हित के लिए सामाजिक हित पर प्रहार करना। कौन से हित के लिए? फिर से बोलो, कौन से हित के लिए? व्यक्तिगत हित। किसके ऊपर प्रहार? सामाजिक हित पे। आप इंडिविजुअल वेलफेयर को प्रमोट कर रहे हो और पब्लिक वेलफेयर पे अटैक कर रहे हो। ये इसी के क्रम में आ जाएगा। ये स्वर्णो, ये जो अवधारणा है चिड़ै के जान जाए, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर प्रहार करती है। इट इज अगेंस्ट नोशन ऑफ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लिख लो। लिख सकते हो। आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इस सर्वे भवन्तु सुखिनः से भी, कि हम इस अवधारणा पे अगर बढ़ावा देंगे तो ये जो मनोवृत्ति है, ये सेल्फिश टेंडेंसी, इसको बदला जा सकता है। क्लियर है? तो आप लास्ट में इसका विपरीत को भी सपोर्ट कर सकते हो। किसको सपोर्ट कर सकते हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः। लिख लो। आप इसमें वो भी पार्ट को लिख सकते हो, ध्यान देना। कि नहीं के जान जाए और लड़का के खिलौने का मतलब है कि क्षणिक खुशी के लिए दूसरों के कष्ट को नजरअंदाज करना। तो आप दिखा सकते हो कि देखो, दो चीजें हैं। मनुष्य का जब स्व किसमें तब्दील होता है? बोलो किसमें? सर्वार्थ में। किसमें? सर्वार्थ में। तो व्यक्ति भगवान के स्तर पे आ जाता है। किसके स्तर पे? और व्यक्ति का जो स्व जब स्वार्थ में तब्दील होता है अपने लिए तक, तो पशु के स्तर पे आ जाता है। किसके स्तर पे आ जाता है? तो आप स्व को सर्वार्थ मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल। जब हम अपने सेल्फ को वेलफेयर ऑफ ऑल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम किसके स्तर पे आ गए? तो बोलो किसके स्तर पे? और जब सेल्फ को सेल्फिशनेस में तब्दील करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस स्तर पे आ गए? तो आदमी की ताकत है, मनुष्य की ताकत है कि वो भगवान भी बन सकता है। और क्या बन सकता है? मनुष्य में दोनों बनने की क्वालिटी है। वो भगवान भी बन सकता है, बुद्ध और महावीर भी बन सकता है, और पशु और हैवान भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर हमने वेलफेयर ऑफ ऑल में अपने को चेंज कर लिया। बुद्ध और महावीर क्या थे? वेलफेयर ऑफ ऑल के लिए, हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए करते रहे। उन्होंने स्व को किसमें तब्दील कर दिया? पद में। किसमें? पदार्थ में। वेलफेयर ऑफ अदर्स।
तो क्या माने जाते हैं, अब उनको क्या कहा जाता है? और जब मनुष्य अपने ही बारे में सोचने लगे तो क्या दशा होगी? चिदई के जान जाए लइका का खिलौना, इसमें यही दशा है। केवल अपने हित को ध्यान रख रहे हो, दूसरे के बड़े बड़े कष्टों को नजरअंदाज कर रहे हो। बोलो, तो हम ऐसा जोड़ सकते हैं, चिदई के जान जाए और लइका के खिलौना। इस पे सोच लेना संभव, क्योंकि निबंध जो आ रहे हैं ना, मीनिंगफुल निबंध आ रहे हैं, कुछ उनका थीम है, कोई ना कोई मैसेज है। तो यह भी एक मैसेज देता है चिड़ै के जान जाए कि भाई हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के लोगों के हित में काम करना चाहिए। वही लोग अच्छे माने जाते हैं जिन्होंने अपने को समाज के हित में, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, या फिर विवेकानंद हों, ऐसे लोगों को हम कोट कर सकते हैं। क्लियर है? जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए सदैव काम किया। इसमें आप दरिद्र नारायण को भी एक पैराग्राफ लिख सकते हो, नोट कर लो। दरिद्र नारायण डिस्कस किया है ना, दरिद्र नारायण को एक पैराग्राफ इसी मुद्दे पे। वो लोग कर सकते हो। नेक्स्ट एक सवाल बन सकता है, एक सवाल बन सकता है, नोट करोगे। सुपवा हंसे चलनिया के, तोरा में 77 छेद। अपनी गलती का पता नहीं है, दूसरे में दोष ढूंढ रहे हो। नोट करोगे, सुपवा हंसे चलनिया के, नोट करोगे। जो दशा है, जो निबंध का जा रहा है उसमें जा सकता है। ये मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल कहावत है। सुपवा हंसे चलनिया के, तोरा में 77 छेद। सुपवा हंसे, है। हाँ ठीक है, वो ठीक कर लो। क्या है, एक बार ठीक कर लो, क्या है वो, फिर से बोलो, एक बार देखो फिर से। क्या, एक बार देखो फिर से अभी, एक बार नेट पे देखो। सुपवा, सुपवा हंसे, तोरा में, ठीक तो यही लिखा है ना। चलन, वो जो चलनी होता उसी में तो छेद होता है। यही है ना। बिल्कुल सही है, लिखो, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सुपवा हंसे चलनिया के मतलब क्या है, लिख लो। अंग्रेजी वालों को लगता है कहां पे हम उलझे हुए हैं, ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, मिल गया, वेरी गुड। सुपवा हंसे चलनिया के, तोरा में मत, मीनिंग वर्ड मीन अब नोट करोगे। अपनी कमियों को देखने की बजाय, अपनी कमियों को देखने की बजाय दूसरों में ऐब ढूंढना, दूसरों में कमी ढूंढना। अपनी कमियों को, आप अपने कमी पे जो शॉर्ट कमिंग्स पे उस पर टेंशन नहीं दे रहे हो और दूसरे के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर रहे हो। अपनी कमियों पर ध्यान न देकर दूसरों की कमियों को उछालना। हाँ, बुरा जो देखन, लिख लो, कबीर से शुरुआत कर सकते हो, नोट कर लो, कबीर की पंक्ति से शुरुआत कर सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, लिख सकते हो। जो है ना, जो उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, लिख लो। उम्र भर गालिब
यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, लिख लो। कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया इन्होंने निकाला है। गालिब का शेर भी इनको याद है, अंग्रेजी वाले को शेर याद है, हैं? हाँ, अनुभवी आदमी है तो दंडवत प्रणाम किया करो। क्या करो, जाके दंडवत प्रणाम करो, फिर आशीर्वाद भी मिल जाएगा। कितना तेज गति से बोल रहा है, अनुभवी आदमी है। कि खुद भी कम अनुभवी नहीं होगा, मगर अनुभव किसी और क्षेत्र का ज्यादा होगा, पढ़ाई लिखाई का कम अनुभव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिख लिया? पहली बार थोड़ी पढ़ा रहा हूं, एक से एक बॉन्ड टाइप के लोग पढ़ के निकल गए। क्रैकर, ब्रेकर, मेडलिस्ट, एमबीए, बीटेक, एमटेक सब पढ़ के निकल गए। तो ये कोई पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो आप, एक बार नजर पड़ती है समझ में आ जाता है इनकी दशा और दिशा क्या है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लिख के दिखाओगे तो तुम्हारे बारे में 10 लाइन तो वैसे ही बता देंगे। तुम्हारा पास का ट्रैक रिकॉर्ड तो मैं पक्का बता दूंगा, और आगे दशा क्या होने जा रही है ये भी हद तक संकेत दे दूंगा। एक पेज अपने मन से लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा, एक पैराग्राफ लिखो ना समझ में आ जाएगा। 10 चीजें बता दूंगा वैसे ही। समझ में आया? बोलो। 94 में मेरा पीजी था, ध्यान रखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिलोसफी डिपार्टमेंट से। कौन सी यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बोलो, इतना तो अनुभव है ही। अभी इधर से बोल रहा है, कुछ जुबान खोल रहा है? क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है। नेक्स्ट। लिख लिया? अभी कौन सा लिखा? देखो आप सब लोग करना क्या कि कुछ कुछ ऐसे निबंधों को निकालो, कहावतों को, और एक पेज का केवल स्ट्रक्चर बना के छोड़ दो। लगा ऐसे 20-30 कर लो, 40 कर लो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मीनिंग अच्छे समझ में आ गया है और कुछ आपने स्ट्रक्चर के पॉइंट्स बना रखे हैं, 15-20 पॉइंट्स, अगर 20 शब्द अगर आपने लिख लिया है तो निबंध लिख लोगे। क्योंकि ये सब निबंध है ना, सबको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। आप 100 लोगों से मिले हो, 100 में 100 लोग बोलेंगे पता नहीं क्या पूछ देगा। सबको थोड़ा डाउट है, सबको कोई ना कोई कठिनाई है। आप बहुत अच्छे से पढ़े हो ना, आपको भी लगेगा कि ये तो पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कर सकता है। तो जब आप बहुत पढ़ने के बाद आपको भी इसमें कठिनाई महसूस हो रही है, न्यू कमर की क्या दशा होगी? जिसका विषय भी ठीक से नहीं पढ़ा है, जिसके जीवन काल में अच्छा विद्यार्थी भी नहीं रहा है, उसकी दशा क्या होने जा रही है? तो पढ़ने के बाद आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है तो कॉन्फिडेंस में रहो कि जब मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तो तब होता है ना जब आपको हो रहा है और सामने वाला बड़ा कंफर्टेबल हो। ऐसा एक भी व्यक्ति है क्या? अब जिस पे नजर डाल लो सब लोग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में है। तो ऐसी स्थिति में जिसका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होगा और जो थोड़ा बहुत लॉजिकली सोच लेगा बिना दबाव में आए हुए, प्रेशर में आए हुए, वो बढ़िया परफॉर्म करेगा, उसको नंबर आना ही है। और नहीं तो दबाव में हुए तो आधा आधा घंटा तक कलम रुके रहेगी, सूझेगा नहीं आगे कैसे बढ़े। हम तो जानबूझ के आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आपका भी दिमाग इधर में कि हाँ इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, और यही होना भी चाहिए। वन साइडेड केवल नोटिंग हो जाएगी तो मस्तिष्क एक्टिव नहीं होगा, उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी। आप खुद भी सोचो कि इसमें और क्या जोड़ सकते हैं, आपको लगेगा ये जोड़ सकते हैं, तुरंत आ जाएगा कि हाँ ये तो जोड़ा जा सकता है। तो क्या लिखे हो? आज समाज में खूब लोग शिकायत करते हैं, ये राजनेता ये हो गए, राजनेता ये हो गए, दोस्त निकालते हैं। अब खुद जब वोट देना हो तो क्या करते हैं? जाति और धर्म के आधार पर तब कहना पड़ता है
कि क्या करना पड़ता है? सुपुआ चले, बोलो सुपुआ हंसे चलनिया में तोला में, नेताओं में 20 दोस्त निकाल दो। आपके भीतर क्या है? आपके भीतर क्या है? आप हमेशा गलत डिसीजन लेके जिता के भेज रहे हो। बोलो अपनी गलती को नहीं देख रहे हो, दूसरे की मीन मेख निकाल रहे हो। आज दिक्कत है कि लोग खूब समाज में रोना रोते हैं, कभी ये देखो मिलावटी सामान बिक रहा है। तो दिक्कत है कि आप जिस स्थान पे अच्छा कर रहे हो क्या? आप अपने कर्तव्यों को ठीक से कर रहे हो क्या? आप अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन नहीं कर रहे हो और दूसरे तीसरे में मीन मेख निकाल रहे हो। जब सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तभी समाज सुधरता है। केवल दोषारोपण करने से समस्या का समाधान, लिख लेना, केवल दूसरों का दोष ढूंढने से या आरोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बल्कि स्वयं आत्ममूल्यांकन और समीक्षा होनी चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममूल्यांकन हो, आत्मनिरीक्षण हो, हमारे भीतर क्या कमी है। आप इसकी शुरुआत आत्मदीपो भवो से कर सकते हैं। अपदीपो भवो, नोट कर लोगे, पहले स्वयं को प्रकाशित करो, आत्मदीपो भवो। या सोक्रेटिस से कर सकते हो, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ। अंग्रेजी वाले नो दाई सेल्फ से शुरुआत कर सकते हैं, अंडरलाइन करके करोगे, नो दाई सेल्फ कर सकते हो। इससे भी कर सकते हो गांधी से, कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो वो पहले, नोट कर लोगे, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए। आप समाज में देखोगे कई बार अवसर विशेष पे लोग बहुत तेज संगीत बजाते हैं। इस पे भी एक पैराग्राफ, लाउड स्पीकर, कई सारे पर्वों के त्योहारों में इतना तेज बजाते हैं अपने क्षणिक खुशी के लिए। कोई वृद्ध हो, कोई मरीज हो, कोई हार्ट का मरीज हो, उसको भारी दिक्कत हो जाती है। तो क्षणिक खुशी के लिए आप बड़े पैमाने पे लोगों को क्या कर रहे हो? दुख पहुंचा रहे हो। तो बोलो किसी धर्म विशेष पे नहीं लिखना है, ओवरऑल लिख दोगे। कई बार पार्टी और उत्सव के आयोजन के दरमियान इतने तेज गति से बजाया जाता है कि इससे जो वृद्ध लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, या जो हार्ट के पेशेंट है, तो अपनी क्षणिक खुशी के लिए आप दूसरे में क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। चिदई के जान जाए। अच्छा, अच्छा ठीक है, स्ट्राइक देखो आप, इसको भी लिख लो अलग से, उसको भी लिख लो, जो पॉइंट अभी आया ना लिख लो इसको भी अलग से, एक अलग से ये भी पॉइंट बनेगा। स्ट्राइक वो कर गया, अभी ठीक कर लो। तेज संगीत उस वाले में लिख लो आप, जो ठीक पहले वाले में जो था ना, चिरई वाले में लिख लोगे। थोड़ा सा अपने क्षणिक लाभ के लिए आप बहुतों को कष्ट दे रहे हो। अब बहुत लोग एक्सेप्ट करें कि इतना लाउड बजाना नहीं चाहिए। सड़क पे चलते इतना तेज बजाते हैं, लोगों को दिक्कत है, केवल अपनी क्षणिक खुशी के लिए। दो लोग रहते हैं, कई बार तीन लोग रहते हैं, और पूरा इतना तेज स्पीकर बजता है, आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। तो कुछ लोग अपनी क्षणिक खुशी के लिए मास को क्या करते हैं, दिक्कत, उस पर एक पैराग्राफ लिख सकते हो। अब इस पे आते हैं जो है कि सुपवा से 16 में 77 क्षेत्र। तो इसमें और क्या क्या कर सकते हो, अपने को क्या कर सकते हो, ये तो लिख सकते हो, जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं। बोलो, बोलो ये नो। इसमें ये एक स्टेटमेंट आता है
कि हम सबका ये दायित्व है कि हम स्वयं को पूर्ण बनाएं और दूसरों को पूर्ण बनाने में मदद करें। लिख लो, हम स्वयं की कमियों को दूर करें और दूसरों को भी पूर्ण बनाने में मदद करें। ठीक है, आप इस तरीके से विस्तार देके कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अब जिससे जिससे जोड़ने का होगा आप कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और जिसको लिखो ना, जैसे मान लो हमने कहा सुपुआ हंसे चलनिया पे तोला में 77 छेद, तो इस सबको एक एक पेज बना लो। एक हेडिंग दे लिया, एक पेज में स्ट्रक्चर आगे चले, फिर दूसरे की हेडिंग, तीसरे की हेडिंग, ऐसे 40-50 पे काम कर लो। और ये 10-10, 20-20 मिनट बैठने पे संभव है। तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना, हो जाएगा कोई असंभव टाइप का काम। सबसे पहला अर्थ लिखोगे इसका शाब्दिक अर्थ, बाद में इसका व्यापक अर्थ, और जो व्यापक अर्थ होगा वही क्या होगा, एक्सेप्टेड मीनिंग होगा। जो ब्रॉड सेंस में होगा वही मान्य होगा। यही इसका वास्तविक अर्थ होगा। कौन सा अर्थ होगा, रियल मीनिंग, ब्रॉड सेंस, एक्सेप्टेड मीनिंग। और एक होगा लिटरल, जो मीनिंग होगा सामान्यतः, जो नैरो, जो लिटरल मीनिंग होगा वो नैरो मीनिंग होगा। जो शाब्दिक अर्थ होगा वो संकीर्ण अर्थ होगा। ध्यान देना, फिर से बोलो, जो शाब्दिक अर्थ होगा वो कि घर का कुत्ता ना घर का होता है, ना धोबी का कुत्ता ना घर का, ना, शाब्दिक अर्थ हुआ। ये संकीर्ण अर्थ हुआ। और इसका वास्तविक अर्थ जो होगा, शब्द की बारीकियों को ध्यान देना, व्यापक अर्थ, ये कौन सा अर्थ होगा। और इसी को हम क्या करेंगे, इसी को मान्य अर्थ मानेंगे कि हम इसी को एक्सेप्ट करेंगे। व्यापक अर्थ को हम मानेंगे, व्यापक अर्थ मान्य अर्थ, वास्तविक अर्थ मान्य अर्थ, एक्सेप्टेड मीनिंग, ये तो लिटरल मीनिंग होगा। बोलो, तो व्यापक अर्थ के साथ किस शब्द को, ये लिटरल मीनिंग के साथ किस शब्द को लिखो, नैरो मीनिंग। आपने लिटरल मीनिंग लिख दिया, मान लो कि मूस मुढ़ैया लोला हुई, इसका शाब्दिक अर्थ लिख दिया, और शाब्दिक अर्थ लिखने के बाद बोल दिया कि यह इस लोकोक्ति का संकीर्ण अर्थ है, यह इस लोकोक्ति का कैसा मीनिंग है, नैरो मीनिंग है। वास्तव में इसका अर्थ ये है, व्यापक रूप से देखेंगे तो ये है, और यही अर्थ मान्य अर्थ है। कैसा अर्थ है, तो ऐसा बांट सकते हो, ध्यान देना। कब, लोकोक्ति में। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं। नैरो मीनिंग इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन से रिलेटेड होगा, और व्यापक अर्थ होगा वो रियल मीनिंग को दर्शाएगा, उसी को आप एक्सेप्टेड मीनिंग होगा, वही मान्य अर्थ होगा। क्लियर, सब धन भाई पसे सबको एक ही साथ तौल रहे हो, अच्छा बुरा सबको एक ही साथ ले रहे हो। बोलो, इस पे भी अलग से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इस पे अभी मैंने 5-6 अंग्रेजी मीडियम में मंगा दिया है, वो ध्यान देना, उसको देखोगे। अभी आज दे के जाएंगे, अभी अभी मैं उसका लिंक दे दूंगा इंग्लिश वालों के लिए। अभी 5 आया है मेरे पास, हिंदी वालों को तो बहुत मिला हुआ है। और देखो, ये भी देखो, ये भी पाठ कर सकते हो। राजनीतिक दलों द्वारा कई बार दूसरों पे परिवारवाद का आक्षेप और खुद ही पार्टी में परिवारवाद का पोषण किया जाता है। तो इस पे भी लिख सकते हो एक पैराग्राफ। कई बार कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें परिवारवाद नहीं है, कहीं मात्रा ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, और कहीं, मगर परिवारवाद से रहित कोई भी पार्टी नहीं है। मात्रा का अंतर है। किसका अंतर है, कहीं पे ज्यादा है परिवारवाद, कहीं पे कम है, यही अंतर है, मगर है सभी जगह पे। ऐसा कर सकते हो। बोलो, कर सकते, एक तो निंदक नियत राखिए कर लियो। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लोगे, छप्पर पर फूस नहीं
और डेहरी पे नाच, छप्पर पर फूस नहीं, 50 के आसपास तैयार कर लो। 2 दिन 3 दिन बैठ गए ना अगर ठीक से, एक दिन में नहीं संभव होगा। 10-10 का टारगेट कर लो कि हम एक दिन में 10 करेंगे, 10 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और कितना पेज का है, एक पेज बना बना के रख लो, फिर बहुत आसान हो जाएगा। और केवल पॉइंट लिख के छोड़ो, पॉइंट कविता ये सब लिख लिख के छोड़ो, है क्या। छप्पर पर फूस नहीं और डेहरी पर नाच, दिखावटी थाट बाट परंतु वास्तविकता में कुछ नहीं। दिखावटी थाट बाट परंतु, दिखावटी थाट बाट, बाहरी दिखावा खूब मगर वास्तव में कुछ नहीं। डेहरी पे ना, डेहरी दरवाजे को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आंगन में, आंगन। डेहरी किसको बोलेंगे, ये कई सारे जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट उनको भी दिक्कत हो जाएगी, जो बिहार के उनको भी समझने में दिक्कत है, बाहरी वालों को तो दिक्कत होगी। डेहरी किसको बोलते हैं, घर दरवाजे के बाहर जो बरामदा टाइप में होता है, चौखट। चौखट, डेहरी मतलब चौखट, चौखट के बाद वाला पार्ट, ठीक है, अच्छी बात है, लिख लो, वेरी गुड। कई सब अनुभवी लोग हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। ये कौन मीनिंग बता सकता है जिसका जमीन से जुड़ा हो। जो शहरी इलाके में उसको समझ में नहीं आएगा डेहरी क्या होता है, ये पगहा क्या होता है, छान क्या होता है। कई बार तो कई लोगों को काली गाय और काली भैंस में अंतर नहीं पता चलता है, उसको समझते कि एक ही जानवर है। कई लोगों की दशा ये है कि पूछ लोगे तो कहेगा कि दोनों एक ही है। गांव का होगा जिसकी जमीनी पकड़ तुरंत बता देगा। बहुत सारे ऐसे राजनेता हुए हैं उनको काली गाय और काली भैंस में कोई अंतर बिल्कुल नहीं समझ में आता है। ये लाइन लिखो, इसको लिख सकते हो तो, कि राजनीतिक और सामाजिक चेतना का विस्तार कर हम समाज में फैल रही बुराइयों को दूर कर सकते हैं। लिखो ऐसे लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है। अरे राजनीतिक चेतना जगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाओ। अभी देखो पर्यावरणीय चेतना कितनी अच्छी जागृत हो गई, कहां पे, इंदौर के लोगों में, पटना के लोगों में अभी उतनी पर्यावरणीय चेतना जागृत, सरकार जागृत करने का प्रयास कर रही है जल जीवन हरियाली मिशन के माध्यम से, मगर अभी तक उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई है। तो अभी मैं कुछ निबंध दे देता हूं, ध्यान देना। कुछ क्लासेज स्पेशली जो अंग्रेजी वाले हैं मैं प्रयास करूंगा, नहीं कुछ मैटर उन लोगों के लिए अलग से भी भेज दूं, और कुछ इससे जो संबंधित जो निबंध है, किससे संबंधित निबंध, तो हम अभी चूंकि आज मैं दिल्ली निकल रहा हूं, तो मैं आगे ना कुछ क्लासेस लाइव आपका ले लूंगा, लाइव क्लास इस बैच के लिए। उसमें ऊपर में हेडिंग लिखा रहेगा, अंग्रेजी लिखा रहेगा, और 15-20 मिनट में स्ट्रक्चर बनाएंगे। कि अगर 2 घंटे की क्लास चलेगी तो मैं 10 का स्ट्रक्चर बनवा दूंगा, 8 का स्ट्रक्चर। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस पर 20-25 अभी, जैसे ये है हाथी चले बाजार, ऐसे सवाल बन सकते हैं। हाथी कुक्कुट पे पूछने की आदत है, तो मैंने हाथी कुत्ता बंदर इस सब पे भी इकट्ठा कर रखा है, ठीक है, तो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। हैं, अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो डिजर्व नहीं करता, उसको बड़ी अच्छी चीजें मिल भी जाती हैं तो उसका ठीक से सदुपयोग नहीं कर पाता है। अभी मैं इंग्लिश वालों के लिए कुछ दे के जा रहा हूं, और जो यहाँ पे जो निबंध है शेष, उसको वहाँ से हो सकता है 2 या 3 या 4 क्लास ले लूँ, उसको लाइव कर दूंगा।
कि कम से कम 20-25 और हम लोग डिस्कस कर लें। क्लियर है? बोलो क्लियर है? बहुत दिनों के बाद हमको लगता है लाइफ में पहली बार दिल्ली से बाहर बिहार में इतने दिन 95 के बाद इतने दिनों तक रहने का अवसर मिला है। तो प्रयास है, देखो ये अनलिमिटेड है, बहुत सारा है पढ़ना। तो एक तरीका आपको समझ में आ गया होगा कैसे खेलना है, शब्दों को पकड़ना है, अलग अलग एरियाज में जाना है और अपने तरीके से भी मौलिकता से लिख सकते हो। अच्छे अच्छे कबीर के दोहों को याद कर लो, कुछ कविताओं को कलेक्ट करते रहो और प्रयास करो जो किए हो उसका कहीं ना कहीं यूज कर डालना है। ये तो कलेक्शन है, बेसिकली ये कलेक्शन है, मेरे द्वारा किया गया कलेक्शन है, कई जगहों से एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। तो संभव है कि इसका लाभ बहुत अच्छा मिल जाए। पीछे बहुत अच्छी स्थिति रही है इस छोटी सी पुस्तिका की, तो आप सब इसका लाभ लें और मन लगाकर पढ़ें। 1 साल पढ़ लोगे जीवन बन जाएगा। बोलो। और जो कहा गया है ना, जो सोवत है वो, जो जागत है वो, तो जग जाओगे तो पाल लोगे, ऐसा मैं कह सकता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।